होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार बात समझा देता हूँ। सबसे पहले फूड कहाँ गया? माउथ में। माउथ से कहाँ गया? इसोफेगस में। इसोफेगस से कहाँ गया? स्टमक में। स्टमक से कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ गया? रेक्टम में। रेक्टम से कहाँ गया? एनस में। और बाकी इसके क्या होते हैं? एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, मतलब कि हेल्प करते हैं, उनका सेक्रेशन आता है, ना कि खाना उसमें जाता है। अब लीवर में थोड़ी खाना जाता है। लीवर का सेक्रेशन कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियास का सेक्रेशन कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। अच्छा, तो ये रहा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके गट के बारे में मैंने बता दिया, एलिमेंट्री कनाल के बारे में। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का दो पार्ट, एक तो एलिमेंट्री कनाल, ये सब क्या है? पूरा एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल यानी पाथवे, कैसे कैसे खाना जा रहा है। और एक होता है एसेसरी ग्लैंड, यानी कि जो मदद करते हैं, जैसे कि सिलेवरी ग्लैंड, इसमें खाना थोड़ी जाता है लेकिन इसका सेक्रेशन मदद कर रहा है फूड के डाइजेशन में। लीवर, इसमें खाना थोड़ी जाता है लेकिन इसका सेक्रेशन फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट, एक एलिमेंट्री कनाल जिसमें रास्ता, मतलब कि एक रास्ता है जिसके तहत खाना जाता है, कि पहले खाना स्टमक में जाएगा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये क्या रहा? पाथवे, जिसे एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। और एसेसरी ग्लैंड, इनका सेक्रेशन क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बस आपका यही था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हम बात करेंगे रिस्पिरेशन की। ठीक है, तो इसको यहीं पे रखते हैं, बाद में जो भी चीज़ है एक्टिविटी उसे हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए डाइजेशन को यहीं पे रोकते हैं। तो इसके बाद हम चालू करते हैं रिस्पिरेशन। आप सोचिएगा रिस्पिरेशन क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि खाना क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है हमारे खून में। खून से कहाँ जाता है? हमारे सेल में। सेल उसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, एटीपी बनाते हैं। तो देखिए, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना और उससे एटीपी बनना, ब्रीदिंग अलग है। सांस लेना, सांस छोड़ना, ये क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। एक्सेल, इनहेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज कॉल्ड ब्रीदिंग। लेकिन रिस्पिरेशन अलग है। रिस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो रिस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एटीपी। जो हमारे सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाते हैं, और क्या उससे हमें एनर्जी मिलता है। इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। नॉर्मल आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इसे बोलते हैं ब्रीदिंग, यानी एक्सचेंज ऑफ गैस। मैं थोड़ा सा यहाँ एनसीईआरटी का हेल्प लूँगा, क्योंकि मुझे डायग्राम से पाथवे समझाना है कि कैसे हम ब्रीथ करते हैं। देखिए, बहुत किसी को नहीं पता होता तो मैं बता देता हूँ कि इनहेल का मतलब क्या होता है। इनहेल का मतलब सांस अंदर लेना, एक्सेल का मतलब सांस को बाहर छोड़ना, और इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग। रिस्पिरेशन अलग है। रिस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इनहेल और एक्सेल के बारे में बता देता हूँ। इनहेल में क्या होता है, जब सांस लेते हैं आप तो क्या होता है, हमारा बॉडी कैविटी यानी कि जो चेस्ट कैविटी है वो बड़ा हो जाता है, डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है। ये दिख रहा है ना, ये क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है। मतलब ओवरऑल क्या होता है इनहेलेशन में कि हमारा अंदर का जो वॉल्यूम है बढ़ जाता है। अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। बाहर हाई प्रेशर, अंदर लो प्रेशर, तो हवा कहाँ जाता है? अंदर से बाहर। मैंने गलत बोल दिया कि अंदर वॉल्यूम बढ़ता है जिसके वजह से लो प्रेशर बनता है, और बाहर क्या बनता है? हाई प्रेशर। तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, यानी बाहर से अंदर। तो ये रहा इनहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है? वॉल्यूम कम हो जाता है। अब देखिए, सांस छोड़िए, देख रहे हैं अंदर का वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि अंदर देख रहे हैं ना कि लंग्स सिकुड़ जाता है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, जिससे अंदर का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसके वजह से अंदर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, बाहर लो होता है, तो हवा बाहर से अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये रहा एक्सहेलेशन में। इनहेलेशन में एटीपी खर्च होता है, क्योंकि वॉल्यूम बनाना होता है लंग्स को। वॉल्यूम बनाने का मतलब क्या है? लंग्स को बड़ा बड़ा करना पड़ता है, फुलाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है? एटीपी खर्च होता है। समझ रहे हैं ना? किसमें? इनहेलेशन में एटीपी खर्च होता है। इनहलेशन में एटीपी खर्च होता है, लेकिन एक्सहेलेशन में एटीपी खर्च नहीं होता है। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसके बाद मैं पाथवे आपको बताता हूँ कि कैसे हवा पहले अंदर जाता है
और बाहर आता है। पाथवे देखिए पहले। तो आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया। एक्सहेलेशन का मतलब सांस छोड़ना। सांस छोड़ते हैं क्या? CO2। सांस लेते हैं क्या इनहेलेशन में? O2। ठीक है। ऑक्सीजन ज़रूरी होता है किस लिए? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन। अब ग्लूकोज यहीं का थोड़ी टूट जाता है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? हथौड़ा। हथौड़ा क्या होता है? ऑक्सीजन। हथौड़ा यानी कि ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज को मार के तोड़ता है ताकि ATP बन सके। खैर वो सब छोड़िए, पहले पाथवे देखते हैं कि कैसे ऑक्सीजन अंदर आता है। नाक से, जिसे बोलते हैं नेजल चैम्बर। मुंह से, जिसे बोलते हैं माउथ कैविटी। यहाँ से फिर कहाँ जाता है? फेरिंग्स। यहाँ से कहाँ जाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स से कहाँ जाता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स से कहाँ जाता है? हवा। ट्रेकिया। मतलब आप सपोज कीजिए कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ नहीं रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कहाँ गया? पहले नाक में या मुंह से। कहाँ आता है ऑक्सीजन? फेरिंग्स। फिर कहाँ आता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स से फिर कहाँ आता है? ट्रेकिया। आपको दिख रहा होगा ट्रेकिया। फिर कहाँ आता है? ब्रोंकाई। ये क्या है? ये मैं अभी जो कर रहा हूँ ये क्या है? ब्रोंकाई। फिर क्या टूटता है? ब्रोंक्यूल्स। हवा सबसे पहले कहाँ आता है? नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से, जैसे कि ये देखिए, अगर ये ट्रेकिया है तो ये अगर ट्रेकिया है तो ट्रेकिया जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड कर जाता है। ऐसे ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर जाता है, जिसे बोलते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई भी बहुत सारे पार्ट में, शाखाओं में डिवाइड कर जाता है, ब्रांच में कर जाता है, जिसे बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। जिसे क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ये क्या रहा? ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई भी जैसे ट्रेकिया 2 भाग में टूट गया तो ब्रोंकाई भी बहुत सारे भाग में टूटता है, जिसे ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है? एल्वियोलाई। क्या होता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ऐसा, एल्वियोलाई आपका ऐसा शेप होता है, गोल गोल सा शेप होता है। और एल्वियोलाई में ही एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। एल्वियोलाई है तो एल्वियोलाइज के पास क्या होता है? ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स के जरिए ही क्या आता है? ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन कहाँ आया? ट्रेकिया। ट्रेकिया से कहाँ गया? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से कहाँ गया? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल से कहाँ गया? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से कहाँ गया? हमारे ब्लड वेसल्स में, यानी खून में। अब उसी तरह समझिए CO2। CO2 हमारे कहाँ है? खून में। खून से कहाँ गया? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से कहाँ गया? ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल से कहाँ गया? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से कहाँ गया? ट्रेकिया में। ट्रेकिया से कहाँ गया? लैरिंग्स में। लैरिंग्स से कहाँ गया? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहाँ गया? माउथ या नाक के जरिए क्या? CO2 बाहर निकल जाता है। समझे ना? तो यही है आपका एल्वियोलाई ही होता है जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। एल्वियोलाई ही क्या होता है? मेन साइट होता है किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। यानी एल्वियोलाई के ही अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये सैक की तरह होता है, बलून देखे ना, बस छोटा छोटा बलून सपोज कर लीजिए, वैसा ही होता है एल्वियोलाई। और यहीं पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। मैं फिर से यहाँ पाथवे रिपीट कर देता हूँ कि देखिए सबसे पहले कहाँ गया ऑक्सीजन? नाक में। नाक से कहाँ गया? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहाँ गया? लैरिंग्स में। लैरिंग्स से कहाँ गया? ट्रेकिया में। ट्रेकिया से कहाँ गया? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई फिर डिवाइड हो गया बहुत सारे ब्रांच में। और फिर वहाँ से कहाँ गया? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैस। और एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ, ऑक्सीजन कहाँ गया? खून के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर। इसके बाद हम बात करते हैं एक स्ट्रक्चर। आप देखिए यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में सवाल पूछ लेता है। ये सब जो भी हो रहा है ना, ये जो भी है मैंने गोला किया है, ये सेल के अंदर हो रहा है। सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल का होता है? 6 मॉलिक्यूल का। कितने मॉलिक्यूल का? 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बचता है, जिसे हम बोलते हैं पायरूवेट। ये सब कहाँ चल रहा है? सेल के अंदर। ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर 6 गो कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, लेकिन जब ग्लूकोज टूटता है तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है, जिसे पायरूवेट बोलते हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि एरोबिक अनएरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। जैसे कि ये देखिए एरोबिक रिस्पिरेशन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो जो रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलता है।
और ये एरोबिक रिस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एरोबिक रिस्पिरेशन होने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारा एनर्जी। सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में एनर्जी रिलीज होता है तो एरोबिक रिस्पिरेशन में, उसमें बहुत सारा एटीपी बनता है। ये सब जितना भी दिख रहा है ना चीज़ है, ये सब सेल के अंदर हो रहा है। सबसे पहले ग्लूकोज 3 मॉलिक्यूल बनाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है। देखिए ग्लूकोज के पास 6 गो है। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इसके पास कार्बन मॉलिक्यूल कितना है, 6, लेकिन फिर टूट के कितना बना रहा है, 3, जैसे पायरुवेट बोलते हैं। पायरुवेट फिर टूटता है। अगर पायरुवेट का एरोबिक रिस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी बनाता है। और एरोबिक रिस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑन एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, और ये कहाँ होता है, मसल सेल के अंदर। और उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, एनर्जी। एरोबिक रिस्पिरेशन के मुकाबले ऑन एरोबिक रिस्पिरेशन में कम एनर्जी बनता है। और एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन का लैक है, यानी ऑक्सीजन का कमी है। अब मैंने यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया, ध्यान से सुनिए। यहाँ तक तो समझ में आया कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ तो पायरुवेट बना। पायरुवेट फिर टूटता है। अगर पायरुवेट का एरोबिक रिस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस बहुत सारा एनर्जी। लेकिन वही पायरुवेट का ब्रेक डाउन हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन का मात्रा कम है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और क्या बनता है, एनर्जी बनता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, मसल सेल में। अब ऐसा चीज़ जहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, उसे बोलते हैं अनएरोबिक रिस्पिरेशन। और इसमें जब पायरुवेट का जब ब्रेक डाउन होता है तब क्या बनाता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। देखिए ऐसा रिस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन हो ही ना, उसे बोलते हैं अनएरोबिक रिस्पिरेशन। वो कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। ऐसा रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है, वो कहाँ होता है, मसल सेल में। और उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, एनर्जी। और ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, उसमें बहुत सारा एनर्जी बनता है। और उसी प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। तो यहीं पे रिस्पिरेशन का एंड होता है। आप कमेंट में पूछ सकते हैं अगर समझ में नहीं आया होगा तो।